हेलो गाइस, सबको जय हिंद। सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो बनाने में, बट अभी मैंने ये प्रोविजनल ऑफ़र अपॉइंटमेंट का डाउनलोड किया है। मेरा अकाउंटेंट की पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है ईएमआरएस में। तो मैं आपको पॉइंट वाइज ही एक्सप्लेन करता जाऊँगा इस पीडीएफ में कि क्या क्या चीज़ें हैं। बेसिकली तो पहली चीज़ मैं ये बता दूँ कि जिनको प्रॉब्लम आ रही है, अभी ओटीपी नहीं आ रहा है। मैंने भी 2-3 घंटे ट्राई किया था, मेरा ओटीपी आया था। तो ओटीपी आ जाएगा। बहुत ज़्यादा अभी साइट पे रश होगा, इसकी वजह से नहीं आ पा रहा है। आप सुबह ट्राई करिए 5 बजे 6 बजे मॉर्निंग में, तो कम रहेगा ट्रैफिक साइट पे, तो काम हो जाएगा आपका। एंड डाउनलोड कर लीजिए। एंड ये अपॉइंटमेंट ऑर्डर नहीं है, आपका जॉइनिंग लेटर नहीं है, इसलिए परेशान मत होइए। ये कुछ कंडीशंस हैं जिनको फुलफ़िल करने के बाद ही आपको फाइनल ऑफ़र लेटर दिया जाएगा। इसमें प्लेस ऑफ पोस्टिंग, डेट ऑफ पोस्टिंग कुछ भी नहीं है। बस कुछ कंडीशंस हैं जो आपको फुलफ़िल करनी है, या इन कंडीशंस के लिए पहले से रेडी रहना है। ओके, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। मेरा नाम प्रीतेश मिश्रा है। अकाउंटेंट की पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें यही चीज़ लिखा हुआ है कि जो भी आपके मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, जो आगे भी अभी चेक करेंगे फिर से सेकंड फेज़ में जब आप ज्वाइन करेंगे, उस टाइम पे भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे एक बार। मेडिकल का जो है और आपके जो सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं वो चेक किए जाएंगे। तो जब तक वो फुलफ़िल नहीं हो जाता तो ये प्रोविजनल रहेगा आपका। यही चीज़ है फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड में है कि क्या क्या कंडीशंस हैं जो, और क्या क्या ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आपको वहाँ पे प्रोड्यूस करने हैं जब आप ज्वाइन करने जाएंगे। अभी आपको फाइनल ज्वाइनिंग आएगी, ऑफ़र लेटर जो आपको आएगा उसमें डेट, प्लेस लिखा होगा, टाइम लिखा होगा, और सेम डे से ही आपकी सर्विस काउंट होगी जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे। अगर आप 12 बजे के पहले ज्वाइन कर लेते हैं, वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंटेशन हो जाते हैं, तो सेम डे से आपकी सर्विस काउंट हो जाएगी। अगर आप 12 बजे के बाद करते हैं या डॉक्यूमेंटेशन में टाइम लग जाता है, नेक्स्ट डे से करते हैं तो फिर नेक्स्ट डे से काउंट होगी, या 12 बजे के बाद करते हैं तो भी नेक्स्ट डे से काउंट होगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में रूल है। जो ए पॉइंट है उसमें एप्लीकेशन फ़ॉर्म ले जाना है आपको। जो आपने एप्लीकेशन भरा था, जो रजिस्ट्रेशन का आपका फॉर्म था, तो कंफर्मेशन पेज बेसिकली उसकी आप 2 कॉपीज़ ले जाना। एम्प्लॉइज़ एंटीसीडेंट फॉर्म, ये एक्चुअली अटेस्टेशन फॉर्म होता है, ये आपको ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट जो आएगा फाइनल उसके साथ मिलेगा। इसमें आपका बायोडाटा वगैरह आपको भरना रहेगा। इसकी 2 कॉपीज़ आपको ले जानी है। फ़ोटो वगैरह आपकी लगेगी, आपका पास का पुलिस थाना कौन सा है, एंड आपने पहले कहाँ सर्विस की है या नहीं की है, आप कभी क्रिमिनल प्रोसीजर आपके ऊपर कुछ हुआ है या नहीं हुआ, ये सब चीज़ें आपको इसमें मेंशन करना होता है। थर्ड पॉइंट है, अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चाहिए, रिलीविंग ऑर्डर चाहिए, या तो फिर आप टेक्निकल रेजिग्नेशन दे रहे हैं तो वो टेक्निकल रेजिग्नेशन वाला जो आपको पेपर मिलेगा, डॉक्यूमेंट मिलेगा, वो आपको शो करना पड़ेगा वहाँ। क्योंकि रूल ये है कि आप 2 गवर्नमेंट जॉब एट अ टाइम नहीं कर सकते। डी पॉइंट, ये ऑफ़र लेटर जो आपको आया है इसकी एक कॉपी। ई पॉइंट में है जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के, जैसे 10th है, 12th है, आपका ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, अगर आपने कंप्यूटर वगैरह का सर्टिफिकेट लगाया है, या और कोई डॉक्यूमेंटेशंस हैं तो वो आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। एफ में है वैलिड सर्टिफिकेट्स फॉर द कॉम्पिटेंट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन सपोर्ट ऑफ योर क्लेम बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस EWS। इसमें आप अगर किसी कैटेगरी से आप क्वालिफाई किए हैं तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके, जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो EWS का है, OBC का है, ST SC का है, तो वो आपको प्रॉपर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से बना होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का। वो जो आपने डॉक्यूमेंट बेसिकली जब आपने DV कराया था, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स थे उसका 2 सेट की आप कॉपी बना लीजिए, क्योंकि वहाँ NPS के लिए भी जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको वहाँ पे देना पड़ेगा, तो अभी से बना के रखें तो ज़्यादा बेटर है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, जी पे। कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, बेसिकली ये अभी आया है, ऐसा कुछ पहले था नहीं। कास्ट सर्टिफिकेट अलग होता है, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट अलग होता है। मैंने भी जब CGL का कराया था तो मुझे ये चीज़ पता नहीं थी। EWS वाले को परेशानी नहीं है, क्योंकि EWS में नहीं मांगते कास्ट वैलिडिटी, क्योंकि हर साल वो रिन्यू होता है। बट OBC, ST एंड SC के लिए आपको कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, जो आपका जिस ऑफिस से आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है, वहाँ से आपको ये चीज़ लेनी पड़ेगी। आपको वहाँ पे एक फॉर्मेट देना पड़ेगा और उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि आप हमें कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट इशू करें, तो वो आपके कास्ट सर्टिफिकेट के बेसिस पे कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट आपको बना के देंगे, ठीक है। एंड H में है कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एनी अप्लाइंग अंडर रिजर्व
OBC कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू सबमिट सर्टिफिकेट रिगार्डिंग कम्युनिटी इन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट। ये वही है कि अगर आप नॉन क्रीमी या क्रीमी लेयर में, तो वैसा कुछ क्लॉज मेंशन होने चाहिए। अगर आप NCL में आते हैं तो वो क्लॉज मेंशन होना चाहिए। हालांकि आपने DV कराया है तो वो चीज़ मेंशन होगा। अगर आप NCL में आते हैं तो वो आपके ऑलरेडी सर्टिफिकेट में मेंशन होगा। आई पॉइंट में है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जो सिविल सर्जन या CMO आपको जो भी एक डिस्ट्रिक्ट होगा तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, आप वहाँ पे जाएंगे तो उनके पास ऑलरेडी फॉर्मेट होता है, क्योंकि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के मेडिकल होते हैं तो वो आपको मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ही कराने होते हैं। तो वहाँ पे आप जब जाएंगे तो उनके पास फॉर्मेट होता है। आप उनको बस बोलना है कि मेरा सिलेक्शन हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी पोस्ट पे, तो मुझे मेडिकल उसके लिए कराना है। तो वो आपको वो फॉर्म देंगे, उसमें जो टेस्ट होंगे वो एक स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह, यूरिन टेस्ट वगैरह होते हैं, वो स्टैंडर्ड होते हैं हर जगह। तो वो आपको सारे टेस्ट कराने हैं और उसके बाद CMO की उस पर सील एंड साइन हो जाएगा। वो आपको अपने पास रिजर्व है, उसकी एक फ़ोटोकॉपी भी करा लीजिए, ठीक है। एंड ठीक है, पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह का इसमें आगे लिखा हुआ है कि जब तक, हाँ, फॉर्मेट्स जो भी हैं आपके B एंड I में मेंशन है। B में तो आपका वही अटेस्टेशन फॉर्म है जो आपको फाइनल ऑफ़र लेटर के साथ आएगा, एंड I में यही जो फॉर्म आपको मेडिकल से मतलब जो आप हॉस्पिटल से कराने जाएंगे मेडिकल, वहाँ से मिलेगा, उसके बारे में। थर्ड जो पॉइंट है उसमें जो फर्स्ट पॉइंट के जितने भी पॉइंट्स हैं उनको थोड़ा सा इलेबरेट करके बताया गया है। सिर्फ फर्स्ट पॉइंट छोड़ के, फर्स्ट पॉइंट में आपका बताया गया है कि आपका पे लेवल 6 में रहेगा 35,400 से 1,12,400 तक। ये आपकी बेसिक रहेगी। एक्चुअली अगर आप 60 या 62 जो भी उनका लास्ट एज क्राइटेरिया है सर्व करने का, वहाँ तक अगर आप जॉब कंटिन्यू करते हैं तो आपकी बेसिक जो है वो हर साल 3-3% इंक्रीमेंट लगते हुए उस मतलब लेवल तक पहुंच जाएगी जहाँ पे आपकी बेसिक 1,12,400 रुपये हो जाएगी। उसके ऊपर DA HRA जो उस टाइम के रूल्स होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो लागू होंगे। सेकंड पॉइंट में है जो भी मतलब जो रूल्स हैं NESTS के, वो उसके अंडर में रहते हैं। अगर वो कुछ चेंजेस करता है तो वो आपके ऊपर भी लागू होगा। ये ऑब्वियसली हर जॉब में होता है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में, तो उस डिपार्टमेंट या उस मिनिस्ट्री में जो भी चेंजेस आएंगे पार्लियामेंट के अमेंडमेंट से या फिर जो भी होगा, तो वो सबके ऊपर लागू होगा, आप उसको नकार नहीं सकते। थर्ड पॉइंट में है वेरिफिकेशन ऑफ पुलिस अथॉरिटी से जब तक वेरिफिकेशन नहीं होता तो आपका जो अपॉइंटमेंट है वो प्रोविजनल रहेगा। हालांकि आप प्रोविजनल पीरियड में 2 साल तक रहेंगे। ऑल जॉब्स में होता है। मैंने अभी ये CGL से ज्वाइन किया है पोस्टल असिस्टेंट, बट यहाँ भी 2 साल का प्रोबेशन में ही हूँ मैं। बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो आप टेम्परेरी बेसिस पे, आप परमानेंट एम्प्लॉई हैं। बट 2 साल का प्रोबेशन वो इसलिए रखते हैं कि कई लोग छोड़ जाते हैं तो प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वो ये चीज़ मेंशन करके रखते हैं कि 2 साल तक कभी भी ऐसा बीच में हो सकता है कि अगर कोई चेंजेस होते हैं या ऐसा कुछ, तो वो आपको निकाल सकते हैं। हालांकि निकालते नहीं है, बट वो प्रोविजनल रखा जाता है, ठीक है। हाँ, पुलिस वेरिफिकेशन होगा आपका जो आप थाना मेंशन करेंगे अटेस्टेशन फॉर्म में, वहाँ से पुलिस वेरिफिकेशन होगा। एक्चुअली मैं पोस्टल असिस्टेंट हूँ, तो मैं एक RCF थल फैक्ट्री में मतलब वहाँ पे जो उसका प्रेमाइसिस है वहाँ पे हमारा ऑफिस है। तो अभी RCF थल में रिक्रूटमेंट हुआ है, तो रिक्रूटमेंट जिन बच्चों का हुआ है कैंडिडेट्स का, तो उनके वेरिफिकेशन चल रहे हैं। तो हमारे पास उनके वेरिफिकेशन के लिए वो बुकिंग्स आती हैं जो हमको भेजने होते हैं। मतलब जो SP के ऑफ़िस होते हैं या DM के ऑफ़िस होते हैं, वहाँ पे हम उनको पोस्ट करते हैं और वहाँ से फिर वेरीफाई किया जाता है। तो वेरिफिकेशन आपको लगता होगा सिर्फ DV में हो गया, दैट्स नॉट। आप अभी जो 3 सेट आपने दिए हैं ना, तो उनमें से जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके ना, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ के पास भेजे जाएंगे वेरीफाई करने के लिए। पुलिस अथॉरिटीज़ के पास भी जाएंगे, आपके तहसील में भी जाएंगे कि जो आपने सर्टिफिकेट्स दिए हैं, आपकी यूनिवर्सिटीज़ में भी जाएंगे जहाँ से डिग्री आपने ली है या लगाया है, कि ये एक्चुअली ये बंदा एग्जिस्ट करता है इस रोल नंबर वाला कि नहीं। तो वो सब चीज़ें वेरीफाई की जाती हैं, ये उसी के प्रोसेस में है। एंड फिफ्थ में लाइबल टू टर्मिनेटेड विद अप्रूवल। अच्छा हाँ, अगर आप कोई चीज़ छुपाते हैं गवर्नमेंट से, मतलब या फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो भी अगर बाद में पता चलता है तो आपकी जो सर्विस है वो टर्मिनेट की जा सकती है, कोई ऑफ़र या कोई नोटिस दिए बिना। और उसके बाद आप पे IPC की भी कोई धारा लगाई जाएगी अगर आप उस लेवल का आपने फ्रॉड किया है तो। सो मेरी एक एडवाइस है कि कोई भी चीज़ ना छुपाइए। अगर आप किसी सर्विस में है, अगर आप नहीं छोड़ पा रहे हैं या आपको NOC नहीं मिला था, तो अब आप जाइए तो उनको अपना रिलीविंग ऑर्डर दीजिए और एक एप्लीकेशन भी लिख दीजिए कि मैं इस सर्विस में था बट NOC नहीं मिल पाया था एंड करेंटली मैं रिलीविंग ऑर्डर ले आया हूँ तो मैं इसको लगा रहा हूँ, है ना। हर चीज़ क्लियर रखिए उनके सामने।
सिक्स्थ पॉइंट में है आपका कास्ट सर्टिफिकेट्स का है कि उनको थॉरोली वेरीफाई किया जाएगा। जैसे मैंने बताया अभी कि लेटर्स वगैरह आपके यहाँ जाएंगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ के पास कि ये बंदा एग्जिस्ट करता है, ये सर्टिफिकेट नंबर एक्चुअली जनरेट हुआ है या नहीं है, इसके पीछे जो सब डॉक्यूमेंट्स जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स थे वो लगाए गए हैं कि नहीं है, इन चीज़ों के बारे में है। तो अगर आपने फ़र्जी बनवाया तो ऑब्वियस सी बात है आपने कुछ डॉक्यूमेंट छुपाए होंगे, तो जब वो थॉरोली वेरीफाई होंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एंड सिक्स्थ पॉइंट में है आपको कोई भी टीए ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप दूर आपको कोई EMRS मिल रहा है, आप जा रहे हैं वहाँ ट्रैवल करके फ़र्स्ट टाइम ज्वाइन करने के लिए, तो आपको कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। टीए या डीए उसी का मतलब होता है, तो वो आपको नहीं दिया जाएगा, आपको खुद के खर्चों पे जाना होगा। द इफेक्टिव डेट ऑफ योर अपॉइंटमेंट इन द EMRS अकाउंट विल बी, ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जिस दिन आप प्रेमाइसिस में वहाँ एंटर होंगे, जो आपको डेट दी जाएगी ज्वाइनिंग की, अगर आप उस डेट में ज्वाइन करते हैं 12 बजे के पहले आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन हो जाते हैं, तो सेम डे से आपकी सर्विस काउंट होगी। अगर नेक्स्ट डे करते हैं या 12 बजे के बाद करते हैं तो वो नेक्स्ट डे से काउंट होगा। ये चीज़ लिखा हुआ है इसमें। नाइन्थ पॉइंट में है योर सर्विस इज लायबल टू बी ट्रांसफर्ड एनीवेयर। ऑब्वियस सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, कहीं भी आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, बिना नोटिस दिए भी हो सकता है, बट जनरली नोटिस मिलता है कि आपको इस जगह पर ट्रांसफ़र होना है, ताकि आप पहले से थोड़ा सा मेंटली एंड चीज़ों को प्रिपेयर कर सकें उस हिसाब से। सो ऑल इंडिया जॉब होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, बट इनने रीजनल लैंग्वेज की भी बात की है एक जगह, तो अगर रीजनल लैंग्वेज के बेसिस पे करेंगे तो ऑलमोस्ट आपको उसी रीजन में रखेंगे जो रीजनल लैंग्वेज आपने सीखी है, जो आपको आती है। और वैसे बात है, कोई बंदे को ओडिशा मिला है, उसने रीजनल लैंग्वेज वहाँ की सीख ली, अब वो वहाँ पे सेटल हो गया पूरी तरह, और फिर उसको छत्तीसगढ़ नहीं भेजेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में उसको दोबारा से चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। सो आपको उसी रीजन में रखेंगे, बहुत कम चांसेस है कि किसी और रीजन में भेजेंगे। एंड 10th पॉइंट में है ऑल अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस लेड डाउन बाय द नेस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर इस ऑपरेशन शैल अप्लाई। जो मैंने बताया आपको कि अगर कोई भी नए चेंजेस आते हैं NESTS की तरफ से या EMRS के डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री की तरफ से, तो वो सारे एम्प्लॉयज़ पे लागू होंगे। तो सीधी बात है, DA 4% बढ़ता है तो ऑल ओवर इंडिया हर सेंट्रल गवर्नमेंट के मतलब एम्प्लॉय के ऊपर उसका फ़र्क आता है। ये चीज़ के बारे में है। एंड 4th में है प्लीज़ नोट दैट ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट, हाँ ये प्रोविजनल है, ये परमानेंट ऑर्डर नहीं है आपका ऑफ़र का, ये वो आपको आएगा। एंड मेडिकल क्लियरेंस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सबके बाद आपको परमानेंट बोला जाएगा कि हाँ ठीक है, अब आप कंफर्म्ड हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ज्वाइन कर सकते हैं सर्विस। सो ये मेरी तरफ से था। अगर कोई पॉइंट छूट गया हो तो उसके लिए सॉरी, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा, है ना। एंड परेशान मत होइए, कल तक में सबका डाउनलोड हो जाएगा। जिसका नहीं हो रहा है तो आप दूसरे से PDF मांग के, या किसी ग्रुप में आपको PDF मिल जाए तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। सिर्फ आपका नाम और रोल नंबर अलग होगा, बाकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो सब सेम होंगी। ये आपका ऑफ़र लेटर नहीं है तो परेशान मत होइए, ऑफ़र लेटर आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।